जय हिंद। भारत और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम तीन बड़ी डिफेंस स्टोरीज पर चर्चा करेंगे, एक एयरफोर्स से, एक नेवी से और एक आर्मी से। आकाश में भारत का एक बड़ा एयर सुपीरियरिटी पुश देखने को मिल रहा है, यानी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट। इसका क्या मतलब है और इससे भारत की एयर पावर कैसे बदलेगी? आसियान रीजन में भारतीय नौसेना की मौजूदगी यानी क्वाइट पावर लेकिन क्लियर इंटेंट के साथ भारत के सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक गेन्स अब फार ईस्ट में सामने नजर आ रहे हैं और जमीन पर स्टार्टअप से बैटलफील्ड तक इंडियन आर्मी का बड़ा बदलाव। आईडेक्स के तहत लेटेस्ट इंडक्शंस ये दिखाते हैं कि भारत अब फ्यूचर फोर्सेस को इक्विप करने की प्लानिंग कैसे कर रहा है। और अंत में होगा मेरा विचार यानी माई टेक, जिसमें हम बात करेंगे भारत के डिफेंस बजट की। रियल शिफ्ट है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने काउंटर टेरर फाइनेंसिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयास को मजबूत करने के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ्रेमवर्क में सहयोग जारी करने पर सहमति जताई। भारत के नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को दिल्ली कैंटोनमेंट में आयोजित नेशनल कैडेट कोर रिपब्लिक डे कैंप 2026 का दौरा किया। उन्होंने कैडेट से बातचीत की और उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की सराहना की। फ्रांस ने आर्कस और डाइमर ट्रक से 7000 PT-60 जेट्रोस 6 टन क्षमता वाले 6x6 लॉजिस्टिक ट्रक्स ऑर्डर किए हैं। इन वाहनों को 10 साल के समय में बनाया और डिलीवर किया जाएगा। ब्रिटेन की लोनार्डो हेलीकॉप्टर्स ने रॉयल नेवी के प्रोटस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम के तहत विकसित रोटरी विंग अनक्रूड एयर सिस्टम की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस विमान को यूएविल में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। इटली की सबमरीन बनाने वाली कंपनी M23 ने दोहा में डाइमैक्स 2026 में 2 ऑपरेशनल मिनी सबमरीन वेरिएंट्स पेश किए हैं। दोनों ही मिनी सबमरीन्स हैं 22 मीटर की C सीरीज और 10.5 मीटर की T सीरीज। ये स्पेशल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत इस समय एयर पावर के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। फाइटर स्क्वाड्रन्स की संख्या घट रही है और रीजनल थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो आने वाले 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना की दिशा को तय करेगा। 114 मल्टी रोल फाइटर प्रोग्राम सिर्फ एक खरीद नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। इंडियन एयरफोर्स आज सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स के मुकाबले सिर्फ 30 to 31 स्क्वाड्रन्स के साथ ऑपरेट कर रही है। MiG-21 सर्विस से बाहर हो चुके हैं। जैगवार एयरक्राफ्ट एजिंग फेज में हैं। नए प्लेटफॉर्म्स जरूर आ रहे हैं लेकिन इंडक्शन की स्पीड रिटायरमेंट की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही। यह न्यूमेरिकल गैप अब थ्योरेटिकल नहीं है, ये सीधे तौर पर इंडिया की 2 फ्रंट कंटिजेंसी को सस्टेन करने की क्षमता को इंपैक्ट करता है। ये डील क्यों अहम है? 114 फाइटर प्रोग्राम इसी डिक्लाइन को डिसाइसिवली रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पीस मील इंडक्शन नहीं है, ये एक फ्लीट लेवल सॉल्यूशन है। इसका मकसद है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को बनाए रखना, कमांडर्स को मल्टीपल थिएटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना। विचाराधीन है एक लड़ाकू विमान के एडवांस सेंसर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, डीप स्ट्राइक रीच और मॉडर्न एयर डिफेंसेस के खिलाफ सर्वाइवेबिलिटी।
संक्षेप में कहें तो यह क्वांटिटी की कमी को क्वालिटी से कंपनसेट करने की स्ट्रेटजी है। रणनीतिक संदेश, यह फैसला 3 साफ मैसेजेस देता है। पाकिस्तान को एयर पावर बैलेंस पश्चिम की तरफ टिल्ट नहीं करेगा। चाइना को भारत, हिमालय और इंडियन ओशन के ऊपर एयर डोमेन कंटेस्ट करने को लेकर सीरियस है। और ग्लोबल पार्टनर्स को भारत एक लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू डिफेंस मार्केट है, लेकिन अपनी शर्तों पर। मेक इन इंडिया की वास्तविक परख, सबसे अहम बात प्रोग्राम में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है। ये सांकेतिक नहीं है, ये वॉर टाइम रेजिलियंस की बात है, ताकि स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स और मेंटेनेंस जियोपॉलिटिक्स के बंधक ना बन जाएं। लेकिन इसके साथ कठिन सवाल भी खड़े होते हैं। क्या भारत का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम टाइमलाइंस डिलीवर कर पाएगा? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीनिंगफुल होगा या सिर्फ कॉस्मेटिक रह जाएगा? भारत का औद्योगिक इकोसिस्टम अब तय समय पर काम पूरा करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपनी क्षमता को लगातार साबित कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण नागपुर में स्थित सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है, जहां एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड फैसिलिटी में आर्मी और नेवी के लिए 30 mm एम्यूनेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए नागास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशंस और भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम जैसे स्वदेशी सिस्टम निजी क्षेत्र की मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताओं को दर्शाते हैं। ये सभी उपलब्धियां भारत के पब्लिक प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को मजबूत करती हैं, जहां भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को 50% या उससे अधिक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा फाइटर जीतता है। असल सवाल यह है कि क्या भारत आखिरकार ऑपरेशनल अर्जेंसी को इंडस्ट्रियल एम्बिशन के साथ अलाइन कर पाएगा। यह फैसला सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट एज तय नहीं करेगा, बल्कि एक डिफेंस पावर की ट्रांजिशन के रूप में भारत की क्रेडिबिलिटी को भी डिफाइन करेगा। आज के इंडो पैसिफिक में पावर प्रोजेक्शन अब सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स या मिसाइल रेंज तक सीमित नहीं रह गया है। अब असली ताकत प्रेजेंस, ट्रस्ट और लॉन्ग स्टेइंग पावर से तय होती है। और यही संदेश भारतीय नौसेना अपने पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की साउथ ईस्ट एशिया की डिप्लॉयमेंट के जरिए स्पष्ट रूप से दे रही है। खबरों से परे तैनाती, भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन आसियान वाटर्स में सेल कर चुका है। लॉन्ग रेंज इंडियन ओशन रीजन डिप्लॉयमेंट के तहत ऊपर से देखें तो ये यंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मिशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड आउटरीच है, जिसमें सीमैनशिप ट्रेनिंग, जॉइंट ड्रिल, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस और पोर्ट डिप्लोमेसी शामिल है। ये दौरे वन ऑफ जेस्चर्स नहीं हैं, ये रिपीट एंगेजमेंट्स हैं जो समय के साथ दोस्ती और भरोसा पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आसियान भारत की रणनीति का केंद्र क्यों है? आसियान दुनिया के सबसे क्रिटिकल सी लेन्स पर बैठा है, जहां से लगभग 1/3 विश्व व्यापार गुजरता है। साथ ही साउथ चाइना सी में चाइना की एक्सपेंडिंग नेवल पावर और कोस्ट गार्ड प्रेजेंस रीजन पर एक प्रेशर बढ़ा रही है। कई आसियान देश किसी एक साइड को चुनने से बचना चाहते हैं। भारत एक थर्ड पोजीशन ऑफर करता है, एक सिक्योरिटी पार्टनर की जो अलाइनमेंट डिमांड नहीं करती, डिस्प्यूट्स को मिलिटराइज नहीं करती और इंस्टेबिलिटी को एक्सपोर्ट नहीं करती। चीन की तुलना में चाइना की मैरीटाइम स्ट्रेटजी स्केल, कोअर्जन और परमानेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, फॉरवर्ड बेसिस और निरंतर पेट्रोलिंग। भारत का मॉडल फंडामेंटली अलग है, जिसमें कोई परमानेंट बेसिस नहीं, कोई गन बोट डिप्लोमेसी नहीं, और वो भी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के अटैच हुए बिना। इसके बजाय भारत का फोकस है इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और क्राइसिस कोऑपरेशन पर, खासतौर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस,
डिजास्टर रिलीफ और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी रक्षा उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित प्रमुख आसियान पार्टनर्स देशों की सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। भारतीय नौसेना सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ भी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट और अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के माध्यम से मजबूत सहयोग बनाए हुए है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में भी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के जरिए और गहरी हुई है। आने वाले समय में इन संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में घोषित किया गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को एक नई मजबूती मिलेगी। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट्स ऊपर से सांकेतिक लग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये रियल ऑपरेशनल डिविडेंड्स डिलीवर करते हैं। आज जो ऑफिसर साथ ट्रेन करते हैं, कल वही बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। जो नेवीज प्रोसीजर शेयर करती हैं, क्राइसिस के वक्त फास्टर रिस्पांस देती हैं और शांति काल में बना भरोसा अक्सर युद्ध के दौरान कोऑपरेशन तय करता है। ये स्लो पावर है, लेकिन ड्यूरेबल पावर भी है। भारत एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में नई दिल्ली के लिए ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है। भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पोजीशन करना, हिंद महासागर में भी और उसके आगे भी। एंटी पायरेसी पेट्रोल से लेकर इवैक्यूएशन मिशंस तक भारतीय नौसेना ने बार बार अपनी रिलायबिलिटी साबित की है। आसियान आउटरीच इस परसेप्शन को और मजबूत करता है और शांति से भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ईस्टवर्ड एक्सपैंड करता है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का लक्ष्य राइवल्स को आउटगन करना नहीं है, ये उन्हें आउटलास्ट करने की स्ट्रेटेजी है। एक ऐसे इंडो पैसिफिक में जहां एग्रेसिव पोस्चरिंग तेज होती जा रही है, भारत सबसे कठिन रास्ते से अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, यानी कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी और रिस्ट्रेंट के जरिए। और संभव है कि यही अप्रोच सिर्फ प्रेजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होगी। दशकों तक इंडियन आर्मी साहस के साथ युद्ध लड़ती रही, लेकिन अक्सर ऐसे टूल्स के साथ जो कहीं और डिजाइन किए गए थे, जिनकी प्रोक्योरमेंट में देरी हुई और जो तैनाती तक पहुंचते पहुंचते आउटडेटेड हो चुके थे। अब यही स्थिति बदल रही है, क्वाइटली, स्ट्रक्चरली और शायद इरिवर्सिबली। इंडिजिनस इनोवेशन और एक नए प्रोक्योरमेंट माइंडसेट के जरिए भारतीय सेना ये परिभाषित कर रही है कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे और भारत उन्हें कैसे लड़ेगा। आधारभूत चुनौती। भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री डिसएडवांटेज कभी भी मैन पावर नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम। ट्रेडिशनल डिफेंस प्रोक्योरमेंट सालों लेते थे, कभी कभी दशकों तक। जब तक इक्विपमेंट सर्विस में आता, थ्रेट्स इवॉल्व हो चुकी होती थी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती थी और दुश्मन अपने आप को नई चुनौतियों के साथ ढाल चुका होता था। इससे बैटलफील्ड रियलिटी और मिलिट्री कैपेबिलिटी के बीच में एक डेंजरस गैप बन जाता था। मॉडर्न युद्ध में ये गैप घातक हो सकता है। भविष्य के युद्धों के लिए अलग सेना क्यों है? आज का बैटलफील्ड अब लीनियर नहीं है, ये ड्रोन सैचुरेटेड है, सेंसर हैवी है, एल्गोरिथम ड्रिवन है और डेटा डोमिनेटेड है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध को शेप कर रहे हैं चीप ड्रोन्स का एक्सपेंसिव सिस्टम को मात देना, एआई इनेबल्ड टारगेटिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कमांड चेन को डिसरप्ट करना और लॉजिस्टिक्स को प्राइम टारगेट बनाना। 20वीं सदी के युद्ध के लिए डिजाइन की हुई फौज 21वीं सदी के युद्ध डोमिनेट नहीं कर सकती। आईडेक्स की शुरुआत क्रांतिकारी बदलाव, यहीं पर इनोवेशंस और डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स ट्रांसफॉर्मेशनल बन जाता है। पहले सवाल होता था कौन सा हथियार खरीदना चाहिए, अब सवाल है
कि कौन सी समस्या को हमको सॉल्व करना है, जैसे सर्वेलेंस गैप्स, काउंटर ड्रोन डिफेंस, माउंटेन लॉजिस्टिक्स, सिक्योर कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में डिसीजन मेकिंग। इनोवेटर्स को अब पेपर रिक्वायरमेंट नहीं, रियल मिलिट्री प्रॉब्लम दी जा रही है। लैब से फील्ड यूनिट्स तक इस बदलाव को रेडिकल बनाती है स्पीड। आईडेक्स के तहत प्रोटोटाइप फ्रंट लाइन यूनिट्स के साथ टेस्ट होते हैं, सोल्जर्स रियल टाइम फीडबैक देते हैं, सिस्टम्स रैपिडली मॉडिफाई किए जाते हैं और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सीधे इंडक्शन में जाती है। इससे गैप काफी कम हो जाता है, यानी आइडिया, ट्रायल और फिर युद्ध क्षेत्र में उसका इस्तेमाल। पहली बार भारतीय सैनिक खुद अपने टूल्स शेप कर रहा है जिनसे वो लड़ेगा। दो मोर्चों की वास्तविकता। इंडियन आर्मी एकमात्र मेजर आर्मी है जो 2 न्यूक्लियर आर्म दुश्मन के खिलाफ सस्टेन ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। ये असलियत सब कुछ बदल देती है। इंपोर्टेड सिस्टम्स के साथ आते हैं सप्लाई चेन जोखिम, पॉलिटिकल ब्लैकमेल और युद्ध के समय अनिश्चितताएं। इंडिजिनस सिस्टम का मतलब है गारंटीड अवेलेबिलिटी, तेजी से अपग्रेड्स और लड़ाई करने की आज़ादी बिना परमिशन के। लंबी युद्ध में सेल्फ रिलायंस ही कॉम्बैट पावर है। रणनीति में बदलाव मास से माइंड तक। ये इनोवेशन पुश युद्ध लड़ने की डॉक्ट्रिन को भी बदल रहा है। भारतीय सेना अब बड़ी सैन्य फॉर्मेशन से नेटवर्क, एजाइल और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड यूनिट्स की ओर बढ़ रही है। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस नीचे तक एक्सपैंड हो रही है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ टूल नहीं, एक थिंकिंग पार्टनर बन चुका है। एक्सपोर्ट्स, एथिक्स और जिम्मेदारी। जैसे जैसे इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ रही है, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कई आर्म्स एक्सपोर्टर्स से अलग। नई दिल्ली इनोवेशंस के साथ टाइट स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स भी जोड़ रहा है ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक ना हो, भारत एक ट्रस्टेड सप्लायर बना रहे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स डिप्लोमेसी को मजबूत करें और इलाके को डिस्टेबलाइज या अस्थिर ना करें। यही तरीका है सीरियस मिलिट्री पावर्स का। 2018 में शुरू किया गया आईडेक्स इनिशिएटिव भारतीय सेना के लिए नई तकनीक लाने का काम कर रही है। इस पहल के तहत सैनिकों को सीधे इनोवेटर्स और स्टार्टअप से जोड़ा जा रहा है, जिससे नई तकनीक का तेजी से विकास और इस्तेमाल हो रहा है। करीब 500 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट फंडिंग से समर्थित यह प्रोग्राम स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस और एरोस्पेस सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए सहयोग देता है। पहली बार भारत की डिफेंस पॉलिसी इंडस्ट्री, सोल्जर्स और स्ट्रेटजी को एक साथ एक डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। भारतीय सेना का ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक वेपन सिस्टम या किसी एक रिफॉर्म से परिभाषित नहीं हो रहा, ये एक सिंपल रियलाइजेशन से परिभाषित हो रहा है। फ्यूचर वॉर्स ना तो स्लो सिस्टम का इंतजार करेंगी और ना ही स्लो थिंकिंग का। स्टार्टअप्स को फोर्स मल्टीप्लायर्स में बदली कर, सोल्जर्स को इनोवेटर्स बनाकर भारत आखिरकार आइडिया और इम्पैक्ट के बीच के डिस्टेंस को तेजी से कम कर रहा है और मॉडर्न वॉरफेयर में यही डिस्टेंस विक्ट्री डिसाइड कर सकता है। सालों तक भारत की डिफेंस बजटिंग सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट तक सीमित रही है। स्क्वाड्रन्स की कमी, एम्युनिशंस में गैप और हर स्टैंड ऑफ के बाद इमरजेंसी इंपोर्ट्स। नतीजा यह हुआ कि भारत ने पैसा तो खर्च किया, लेकिन लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज को बिल्ड नहीं किया। अब आंकड़े क्या कहते हैं? अब यह फेज बदल रहा है। भारत का डिफेंस बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए कैपिटल आउटले में शामिल है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट का 75% से अधिक हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ईयरमार्क्ड होता है और सिर्फ सर्वाइवल स्पेंडिंग नहीं, यह फोर्स स्ट्रक्चरिंग है। R&D गैप, भारत बनाम वैश्विक शक्तियां। लेकिन यह ऐसा गैप है जिसकी हेडलाइंस में कम चर्चा होती है। भारत अपने डिफेंस बजट का सिर्फ 5.5 से 6% तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा करता है, यानी जीडीपी का करीब 0.6 से 0.7%।
अगर हम इसको कंपेयर करें, यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस बजट का 10 से 15% यानी 10 to 15% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। चीन अनुमानित 8 से 10% यानी कि 8 to 10% खर्च करता है। खास तौर से उसका फोकस रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और हाइपरसोनिक्स पर। यह गैप इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि फ्यूचर वॉर सिर्फ प्लेटफॉर्म से नहीं तय होंगी, ये तय होंगी सॉफ्टवेयर, सेंसर और डिसीजन मेकिंग स्पीड से। स्वदेशी क्षमता वैकल्पिक क्यों नहीं है? इंडिजनाइजेशन को अक्सर सेल्फ रिलायंस के तौर पर सेल किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। असल में यह वॉर टाइम फ्रीडम है। नो स्पेयर पार्ट चोक पॉइंट्स, यानी कोई स्पेयर पार्ट्स का चोक पॉइंट ना हो, एक्सपोर्ट कंट्रोल पर कोई रुकावट ना हो और कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऑपरेशन के अंदर विघ्न ना डाले। हाल के ग्लोबल वॉर में यह स्पष्ट हो गया है कि जो देश आयात करते हैं और दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, उनके साथ ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है, वो अपने हाथ बांध कर लड़ते हैं। जो देश होम ग्रोन सिस्टम्स बनाते हैं, आत्मनिर्भर है, वो अपनी शर्तों पर लड़ते हैं। रणनीतिक फायदा, इसका पे ऑफ सिर्फ मिलिट्री नहीं है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुके हैं, जबकि एक दशक पहले ये सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए मात्र थे। ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। जो देश टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो रूल्स को शेप करते हैं और जो नेशंस या देश सिर्फ इंपोर्ट करते हैं वो रूल्स को फॉलो करने पर मजबूर रहते हैं। अब आगे का रिस्क, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर स्पेंडिंग शार्पली नहीं बढ़ी और प्राइवेट इनोवेशन स्लो हो गया, रिफॉर्म्स की अर्जेंसी कम रही, तो भारत के पास हो सकता है कि आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो, लेकिन 2035 के लिए एक अंडर प्रिपेयर्ड फोर्स बन सकती है। और मॉडर्न वॉरफेयर में 5 साल का टेक्नोलॉजी गैप भी निर्णायक साबित हो जाता है। तो बॉटम लाइन यानी कि निष्कर्ष साफ है, भारत एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। डिफेंस बजट अब डिक्लाइन मैनेजमेंट करने का टूल नहीं रहा, ये पावर को शेप करने का एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक बार का फैसला नहीं होता, ये डिमांड करता है कंसिस्टेंसी, ईयर आफ्टर ईयर, बजट आफ्टर बजट, क्योंकि भविष्य के युद्ध उन्हें रिवॉर्ड नहीं करेंगे जो सिर्फ ज़्यादा खर्च करते हैं, बल्कि उन्हें रिवॉर्ड करेंगे जो तेजी से इनोवेट करते हैं और पहले अडेप्ट करते हैं। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आप अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस स्टोरी, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।